मोहतरमा आमिना फ़हाद मोमिन, मोहतरमा अनम अंसारी, मोहतरमा तबस्सुम मैडम और नाजिया साहिबा। से भी गुजारिश और सामीन से गुजारिश करती हूँ कि आप इस टॉक शो में अगर अपनी राय का इजहार, अपनी आरा का इजहार करना चाहते हैं तो वेलकम। हमारा ये टॉक शो अल्लामा इकबाल के इस मिसरे की का बयान है। नहीं मिन्नते कशे ताब शुयंदन दास्ता मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेजुबानी है जुबा मेरी। ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। आप सबका इस्तकबाल है स्टेज पे मौजूद मेहमानान का। हमारे इस टॉक शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पहला सवाल है मोमिन आमिना से। कौन से ऐसे मसाइल है जो ख़वातीन की तरक्की की राह में रुकावट बनते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। थैंक यू सो मच। आप जिन मसाइल की बात कर रही हैं, देखिए पहले का दौर बहुत अलग था। जो जिस कंट्री में हम रहते हैं यहाँ पर पहले का दौर और अभी का दौर अगर हम कंपेयर करेंगे तो इंडिया में पहले सती की रस्म भी बहुत फेमस थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो भी ख़त्म हो गई है। दूसरी बात, पहले के दौर में लड़कियों को ना पढ़ाना, उनको घर के कामकाज में रखना, ये दौर चलता था। लेकिन अगर आप अभी का दौर देखेंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो भी कंट्री की गर्ल्स हैं वो अच्छे से अच्छी एजुकेशन हासिल कर रही है। और दूसरी चीज़, जिन मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता था वो पहले ये थे कि उन्हें घर में ही रखा जाता था, उन्हें पढ़ाई के लिए रोका जाता था। लेकिन आज के दौर में औरतें बहुत आगे निकल चुकी है, मर्द के साथ कंधा मिलाकर चलती है, उनको फिनेंशियली तौर पर सपोर्ट भी करती है और जो कि उनका हक भी है। अगर हम औरतों को घर में ही बिठा कर रखेंगे तो दुनिया की ना जाने कितनी औरतें जो इतनी सक्सेसफुल हैं वो आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसका सबूत आप यहाँ पर भी मौजूद गर्ल्स को देख सकती हैं जिन्होंने माशाल्लाह इतने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसके साथ ही साथ आला तालीम भी हासिल कर रही है। तो मेरे ख्याल में जो मसाइल है वो एक एजुकेशन को लेकर हो सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अभी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अनम साहिबा से मेरा सवाल है कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि किसी बाप की तरफ से उसके बेटे के लिए सबसे बेहतर तोहफा ये है कि उसकी अच्छी तरबियत करें, मगर आज औलाद की तरबियत में सिर्फ माँ को ज़िम्मेदार क्यों बनाया जाता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस काफ़ी समझा कि मैं स्टॉक शो का हिस्सा बन सकूँ। तो देखिए, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल किया है जो आपने कि आज जो भी होता है, एक्चुअली जो ये जुमला है ना कि माँ की गोद बच्चे की पहली बरसगाह है, उसको हमने बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया है और बाप को साइड में कर दिया। तो ये चीज़ें जो है माइंडसेट हो गया अभी कि अगर बच्चा गलत करता है तो माँ ने तरबियत गलत की है और बाप की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि कमाए और पूरा करे, नहीं, तरबियत आपको भी देनी है क्योंकि आप दोनों का दर्जा बराबर है। अभी क्या होता है कि लड़कों को लेकर, लड़कियों को तो माएँ जो है वो कंट्रोल कर लेती हैं, बट जब जहाँ बात आती है लड़कों की तो वो तो किसी के कंट्रोल में आते नहीं है। तो वहाँ बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारे जो वालिद साहब हैं वो पिक्चर में आए, वो ध्यान दें, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते लड़कों को, ये बात तो है। बहुत बहुत शुक्रिया। तबस्सुम मैडम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि तालिब इल्मों में तख्लीकी फ़िक्र बढ़ाने में असातिज़ा क्या किरदार निभा सकते हैं। मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर दूँ। Hello. Assalamualaikum. First of all, I would like to thank the organizers of this program and especially the management who is here present here today. Principal Javedia, who has always been very inspiring towards her teachers and the students.
जितना मैं समझ सकती हूँ आपके सवाल को, आप एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बोलते हैं, इखलाकी, क्रिएटिविटी। अच्छा जी, द क्रिएटिविटी पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, या ओके। तो कि हम जो है एक इंसान जब बनकर आए हैं तो हमारे बेसिक प्राइमरी नीड्स होते हैं। अब प्राइमरी नीड्स जो होते हैं वो रोटी कपड़ा मकान जो भी होते हैं वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, बट एक इंसान में और एक चीज़ होती है, वो होती है इसकी क्रिएटिविटी। एंड क्रिएटिविटी का ये होता है कि अ सेंस ऑफ लविंग, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अफेक्शन, केयर, कंपैशन, ये सब चीज़ें होती हैं। और ये हम हमारे फैमिली वैल्यू से सीखते हैं, हमारे पेरेंट्स से सीखते हैं, हमारे स्कूल में आके भी सिखाना पड़ता है बच्चों को। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपार्ट फ्रॉम जो बेसिक नीड्स होते हैं, हमको बच्चों को ये क्रिएटिविटी पार्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बिकॉज अगर हम जैसे IQ लेवल, हम IQ के पीछे दौड़ते हैं कि IQ लेवल बढ़ना चाहिए बच्चों का, पर उसका EQ लेवल इस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो EQ होता है उसका इमोशनल क्वोशंट, कि इमोशनली आप अपने बच्चे को कितना स्टेबल बना रहे हो, इमोशनली आप अपने बच्चों को कैसे तैयार कर रहे हो। और अगर आप अपने बच्चों को इमोशनली ये सब स्टेबिलिटी लाते हो बच्चों में, तो ऑब्वियसली उसमें लव, काइंडनेस, कंपैशन और क्रिएटिविटी आ जाती है। और वो क्रिएटिविटी की वजह से बच्चा बहुत कुछ कर लेता है। जी मैडम, नाजिया साहिबा, आपसे सवाल है कि क्या किसी भी तहरीक में ख़वातीन की शमूलियत उतनी ही ज़रूरी है जितनी मर्दों की? आप क्या सोचती हैं इस मुताबिक? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे। एक ख़वातीन की जो है किसी भी तहरीक के अंदर उतनी ही शमूलियत होना चाहिए जितनी कि एक मर्द की होती है, क्योंकि ख़वातीन भी किसी भी तहरीक में बराबर रोल, अपना मुकम्मल रोल अदा करती है, अपना 100% देती है। और उसके लिए तो आज की एग्जाम्पल ही काफ़ी थी कि आपने देखा था कि जो गर्ल्स पावर थी जो आपको स्टेज पे नज़र आई, वो एक ख़वातीन के अंदर ही ये सलाहियत होती है। और ख़वातीन को अगर ये सलाहियत इसमें रहे तो अपने बच्चों में ये सलाहियत जो है ट्रांसफ़र करेगी। ख़वातीन से ये सलाहियत, यानी एक माँ से ये सलाहियत उसके बच्चों को मिलेगी। ख़वातीन में अगर तहरीक रहेगी तो बच्चों को तहरीक देगी ना। अगर उसमें ये तहरीक नहीं रहेगी, वही अगर पिछड़ी रहेगी, अगर वही पीछे रहेगी, तो वो अपनी आने वाली जनरेशन को क्या सिखाएगी? अगर वो चाहती है कि अपनी जनरेशन आगे बढ़े, उसका नाम रहे, उसकी माँ का नाम बाकी रहे, उसका नाम बाकी रहे, उसकी फैमिली का नाम बाकी रहे, तो उसमें ये तहरीक की सलाहियत होना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन को भी आगे आने का हक है और वो आगे आती है। उसके आगे बढ़ने में रुकावट ना डाले, बस उसको आगे बढ़ने दे। उसको जो चाहिए, उसको जितना सपोर्ट उसके फैमिली से मिलना चाहिए, बस वो सपोर्ट दे। तो ख़वातीन भी माहौल को बदलने में अपना रोल बहुत अच्छी तरह से और बहुत बेहतरीन अंदाज में अपना रोल प्ले करती हैं। शुक्रिया मैडम। ये माना अहले होश अक्सर मुझे गाफिल समझते हैं। ये माना अहले होश अक्सर मुझे गाफिल समझते हैं, मगर ये दिल की बातें हैं जो अहले दिल समझते हैं। यहाँ मौजूद तमाम ख़वातीन एक से एक सलाहियत रखने वाली हैं और इनको हम ख़वातीन ही समझ रही हैं। ज़रूरत है समझने की मर्द हजरात को कि वो औरतों की सलाहियतों को सराहें और उनको समझें। यहाँ मैडम ने जो कहा है, हम औरतें तो खुद समझ रही है अपनी सलाहियत, लेकिन समाज हमें मौका दे आगे बढ़ने का तब। मेरा अगला सवाल जो है वो मैं दोबारा ज़हमत दूँगी आमिना साहिबा को। मुल्क के मुमताज़ शहरी अवार्ड में मुस्लिम ख़वातीन की तादाद इतनी कम क्यों है? मुस्लिम ख़वातीन की तादाद इसलिए भी कम है क्योंकि देखा जाए तो हमारा समाज जो है मुस्लिम वुमेन्स आगे नहीं बढ़ पाती है। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमने अपने आप को घर में ही बंद करके रख लिया है। हमने समझ के रख लिया है कि सिर्फ खाना पकाना, बच्चों को बड़ा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? हम खुद भी आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी है मर्द हजरात ही आगे बढ़े। जो काम मर्द करते हैं वो औरतें भी कर रही है।
तो जो काम औरतें करती हैं वो मर्द भी कर सकते हैं। अगर हम ये सोचे, अपना माइंड सेट ये सेट कर ले, तो हम भी आगे निकल सकते हैं। और हम हमारे बच्चों को, जो बहुत सी ख्वातीन, मैं सबके बारे में नहीं बात कर रही हूँ, बहुत सी ख्वातीन ऐसी होती है जब उनके बच्चे आगे पढ़ने के लिए बोलते हैं तो रिस्पॉन्स ये आता है, अरे नहीं नहीं, आप बाहर जाओगी तो समाज क्या सोचेगा, आप यहाँ हॉस्टल में रहोगी तो समाज क्या सोचेगा। देखिए, मैं ये सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं ये कुछ सोसाइटी की पार्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ जहाँ पर अभी भी लोगों को, लड़कियों को खासतौर से रोका जाता है कि नहीं, आप इतनी आगे पढ़ाई करोगे, अरे लोग क्या बोलेंगे कि सिर्फ पढ़ाई ही कर रही है, शादी नहीं करना है। शादी करना ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अगर हमारी बच्चियों में वो टैलेंट है और वो आगे बढ़ना चाहती है तो लेट हर गो ना, क्यों उनको बांध के रखना है, जाने दीजिए। फिर देखिए कि इंशाल्लाह वो भी वो बुलंदियों पे पहुंचेंगी जहां पर दूसरे पहुंचे हुए हैं, इंशाल्लाह। आपका कहना बिल्कुल सही है। जहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि हमारी ख़वातीन को शायद वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। सलाहियतें भरपूर है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म शायद उन्हें हासिल नहीं हुआ, या उनको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं, क्योंकि ऐसी कई मिसालें हमारे स्कूल में मौजूद हैं। मेरी अपनी क्लास की एक बच्ची है, शेल्टर हाउस में रहती है उसकी वालिदा के साथ। यहाँ से जाने के बाद वो बच्ची जो है वहाँ के दीगर 2 बच्चों को पढ़ाती है, क्योंकि वो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। एक है हमारे स्कूल में दादी, हम दादी कहते हैं उन्हें, वो अपनी पोतियों की जो है किफ़ालत की जिम्मेदारी उन्होंने ली है, कुरैशे के काम करती है, और उसके ज़रिए जो है उन्होंने अपनी बच्चों की नहीं बल्कि अपनी पोतियों की किफ़ालत कर रही है। तो ऐसी बाहिम्मत और हौसलामंद ख़वातीन बहुत है, शायद इन्हें वो प्लेटफॉर्म या वो रास्ता नहीं मिल रहा है कि वो नेशनल अवार्ड तक के पहुंच सके। ये तो बहुत छोटी सी मिसाल है, ऐसे ना जाने पूरे हिंदुस्तान में कितनी मिसालें होंगी हमारे मुस्लिम ख़वातीन की। तो शायद ज़रूरत है उन्हें एक प्लेटफॉर्म दें। तो मैं कुछ बात करूँ? जी बिल्कुल। आप ख़वातीन के प्लेटफॉर्म की बात करिए, हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो महदूद है। इस पर तो जो है हम जो इस पर मना नहीं कर सकते कि हम नकार नहीं सकते कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, मगर हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग हैं जो शादी ब्याह में बहुत पैसा खर्च करते हैं। अगर वही चाहे, अगर सोसाइटी के हमारे लोग कि वो ऐसे गरीब बच्चों पे अपना पैसा वहाँ पे खर्चा करें, तो शायद वो आज किसी आसमान की बुलंदियों को छूने से जो है कतराएगी नहीं। और एक बात होती है, जब ख्वातीन घर से निकलती है ना, मैं अपनी मिसाल देती हूँ। आज से पहले जब मैं यहाँ पे 12th के लिए यहाँ पे MS पर वही सारी स्कूल में मुझे एडमिशन लेना था, शायद से मैं अपने स्कूल से मैं पहली ही लड़की थी जो अकेली वहाँ से महाकोली गांव से ट्रैवल करके यहाँ पे पढ़ने के लिए आती थी। लोगों के जुमले इस तरह के थे कि आपको तो चूल्हा फूकना है, आपको पढ़ लिख कर क्या करना है, आपको चूल्हा फूकना है। लड़कियों में अगर उनको बुलंदियों को छूना है ना, तो उनमें जो है इग्नोर करने वाली जो है क्वालिटी होना चाहिए। आप लोगों की बातों को इग्नोर करो, इंशाल्लाह आप बहुत बुलंदियों पे जाओगी, आप आसमान को छूओगी, आप में सब सलाहियतें हैं। बस शर्त ये है कि आप पर्दे की मुकम्मल पाबंदी कीजिए। आज मसला ये भी बन गया है कि लड़की जो स्कूलिंग कर लेती है, बाद में कॉलेज में जाती है तो पता नहीं उसको कौन से पर्द फूट जाती है, पता नहीं उसमें कौन सी तब्दीलियाँ आती है, वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न बन जाती है। इसीलिए माँ बाप के जहन में एक शक पैदा होता है कि आप वो लड़की जब अपने घर से निकली थी, देखो उसका चलन कैसा हो गया है, वो देखो वो तो पता ही नहीं पूरी तरह से, उसमें पर्दे की पर्दा नहीं करती है, उसमें जो है इस तरह की बुरी आदतें आ गई है। तो ये जो है माँ बाप का जहन बना रही है। मेरी जो है आज यहाँ पर मौजूद तमाम लड़कियों से ये गुजारिश है कि आपको जितना ऊंची उड़ान भरनी है आप भरो, बशर्ते ये है कि आप पर्दे का मुकम्मल ख्याल रखें। पर्दे में है कि आप दुनिया की तमाम जो है जितनी भी डिग्रियां हैं आप ले सकती है, आप में वो काबिलियत है, मगर आप पर्दे का साथ ना छोड़ें, क्योंकि आपके पीछे आने वाली जो जनरेशन है ना, उसके लिए रुकावट बन सकती है, क्योंकि आप उनके लिए मिसाल बनती है कि देखिए वो लड़की कैसी है। इसीलिए वो आने वाली नस्ल के लिए रुकावट ना बने, अपना पर्दा ना छोड़े, पर्दे में रह के आप बहुत कुछ कर सकती हो, आप में वो सलाहियत है। और अल्लाह ताला के कानून पर जो है मुकम्मल एतमाद रखे, आपको जो है वो सलाहियतों के ऊपर, अपने सलाहियतों के ऊपर वो ऊंचा मुकाम जरूर मिलेगा, और हमें भी जो है इस तरह की जो है अवार्ड जो है मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। मैं यहाँ पर बस एक जुमला ऐड करना चाहती हूँ कि हम चाहे वो असातिज़ा हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, बिलखुसूस अपनी पूरी ज़िंदगी, एक बेशकीमत ज़िंदगी जो वंस टाइम चांस है और हमको अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है, और कुरान का खिताब मसावियाना है, ऐ लोगो ऐ ईमान वालों। खिताब कौन कर रहा है? खालिक कर रहा है।
दुनिया में सबसे पहला अदीब और मौलिम है तो अल्लाह है, और उसके बाद सानिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कोई ऐसी तफरीक नहीं की है, लेकिन हम पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक गोल को अचीव करने में गुजारते हैं और आखिर तक वो गोल बाकी रहता है कि लोग क्या कहेंगे। एक बात है कि इसमें ना, जैसे आपने कहा है कि हमको एक डिस्करेजमेंट मिलता है जब हम घर से निकलते हैं तो, बट उसमें एक ये है कि हमको ठीक है, हमारा माहौल है ऐसा कि भाई बहुत मुश्किल से, खास करके हमारी कम्युनिटी का, कि बहुत मुश्किल से परमिशन मिलता है कॉलेज में एडमिशन लेने का, या मिलता था एक वक्त पे, अभी आसानी से। और इसमें हमको बच्चों को भी थोड़ा सा मेहनत करके अपने आप को प्रूफ करना भी ज़रूरी होता है, भरोसा देना ज़रूरी होता है अपने पेरेंट्स को कि भाई हम जा रहे हैं, हम पढ़ने ही जा रहे हैं, हमको डिग्री हासिल करनी है। तो उसमें एक भरोसा देना बहुत ज़रूरी होता है पेरेंट्स को। जहाँ भरोसा टूटता है वहाँ फिर बच्चों की पढ़ाई में बहुत सारे मसले आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा प्रूफ, जैसे हम अगर इस कंट्री में हैं तो हमको बार बार प्रूव करना पड़ता है कि हम मुस्लिम हैं, हम पेट्रियाटिक हैं, हम गद्दार नहीं हैं। वैसे हमको भी यहाँ प्रूव करना पड़ता है हमारी बच्चियों को, खास करके, कि भाई हम सही पढ़ने ही जा रहे हैं। तो you have to prove yourself somewhere, and definitely nobody can stop you if you prove yourself properly. Nobody can stop you. मैं अनंत को दोबारा ज़हमत देना चाहूँगी इस सवाल के साथ कि बरतानिया के शहर मैनचेस्टर के एक इमाम असद ज़मान की हज़रत खदीजा के बारे में ये अल्फाज है कि उन्होंने अपने रास्ते की हर रुकावट को गिरा दिया, यहाँ तक कि आज की ख़वातीन भी वो करने की ख्वाहिशमंद होंगी कि जो उन्होंने 1400 साल का भी कर दिखाया है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी, हज़रत खदीजा तो हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल है कि जो भी ख़वातीन हैं उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो जब मामला वहाँ पे आता है तो बहुत सारे लोगों की ज़बान बंद हो जाती है जब हम वो हवाला देते हैं कि हज़रत खदीजा ने भी अपने ज़माने में तिजारत की, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रही। और आज की लड़की को भी अपनी रास्ते में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं उसे उबूर करके आगे बढ़ना चाहिए। इवन जब मैं इंजीनियरिंग में जा रही थी तो लोगों ने बहुत बोला कि अरे लड़की हो, इंजीनियर बन के क्या करोगी, ऑफिस में बैठ के क्या करोगी। ऑफिस में भी लड़कियां उतनी ही सेफ हैं जब आप टीचिंग करती हैं तो स्कूल में सेफ होती हैं, जब आप हॉस्पिटल में जाती हैं जितनी सेफ होती हैं उतनी ही आप ऑफिस में भी सेफ होती हैं। लेकिन माइंडसेट इतना ख़राब हो गया है ना यहाँ पे कि हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर के आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जहाँ हम आगे बढ़ सकते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि अवार्ड्स नहीं मिलते हैं, सोशल सर्विस में हम नहीं हैं, सिविल सर्विस में हम नहीं हैं, हम जाना ही नहीं चाहते, एक तालाब बना लिया है और उसी के अंदर हम कूद रहे हैं, हाँ बस इतना हो गया। तो ऐसा नहीं है, लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप वहाँ जाइए, लोग आपका साथ देंगे। बस ये है कि पर्दे का ख्याल रखें और अपने वालिदैन के भरोसे को कभी ना तोड़ें, क्योंकि एक बार अगर आप तोड़ देते हैं तो आपके पीछे पूरी जनरेशन जो है ना फिर वो आगे नहीं बढ़ पाती है। आपका किया हुआ एक गलत कदम पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है। सल्फ जोते हमारे मिसले खुर्शीद व मेहर अंजुम, उन्हीं के रास्ते पे चल के पाए रोशनी हमने। हाज़रीन में से अगर कोई अपनी राय देना चाहे तो मोस्ट वेलकम, या कोई कुछ कहना चाहे तो मोस्ट वेलकम। बात करना चाहूँगी यहाँ पर। आपको शायद याद होगा कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा जी, इन दोनों को भी बहुत सारे मतलब चैलेंजिंग स्वीकारने पड़े, बराबर है ना। उस ज़माने में, अभी तो इतना नहीं है, फिर भी उन्होंने क्या क्या तकलीफें उठाई और वो थे इसके लिए आज हम हैं, बराबर। एक बात। दूसरी बात में ये जो टॉपिक है उसके बारे में एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ ये नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी है इसके लिए लेडीज़ को ये है, ऐसा नहीं है। सारी जगह पर आप कभी कहीं भी जाओ, फॉरेन में भी जाएंगे ना तो यही चीज़ है कि औरतों को थोड़ा सा सेकंड दर्जा दिया जाता है, ये तो सभी को मालूम है, बराबर है। और एक यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ उसमें एक बात ज़रूरी है कि हम बच्चों को फ्रीडम देते हैं, मगर फ्रीडम के साथ में हमको जिम्मेदारी का एहसास भी देना चाहिए। वो माँ बाप नहीं देते, यहीं पर गलती होती है।
कि अगर बच्चे स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं जरूर पढ़ना चाहिए, मगर साथ में उनको अपना रोल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके जिम्मेदारी का एहसास देना बहुत ज़रूरी होता है, वो नहीं देते। हम स्कूलों में ये बात बताते हैं, जो हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके और लाइफ स्किल एजुकेशन, ये क्यों देते हैं? क्योंकि वही रहता है, वो एज ही ऐसा है एडोलेसेंस का, है ना, जो पैर में गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं, मतलब होता है, वो नेचुरल थिंग है, मगर उसके साथ में हमें वो क्या है एग्जैक्टली, हाँ, वो भी बताना जरूरी है। वो हम उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। वो बात कैसे करेंगे लड़की लोगों के साथ? हम ये कहते हैं कि एक माँ अपनी बेटी की बहुत ही अच्छी सहेली होती है, उससे कोई दूसरी सहेली नहीं है, मगर माँ को भी थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। सिर्फ बच्ची लोगों को नहीं सिखा सकते हम, माँ को भी जिम्मेदारी बतानी पड़ेगी कि आप अपनी लड़की लोगों के साथ में किस तरह से कम्युनिकेशन करना चाहिए, ये भी बताना चाहिए। तो फ्रीडम के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना बहुत जरूरी है। थैंक यू। बेटे के बारे में कहा कि बेटा को अपन वैसी तरबियत नहीं दे पाता, ऐसे नहीं होना, तो मैं एग्री नहीं करती हूँ, कॉन्ट्राडिक्ट करती हूँ इस पर। बेटे को भी आप बहुत ही अच्छे से समझा सकते हैं, अपने मॉरल एथिक्स वैल्यूज उसमें अच्छे से डाल सकते हैं। अगर आप में वो चीज़ें हैं तो उनको भी सब अच्छे से सिखा सकते हैं। ये नहीं है कि बेटियाँ ही सुनती हैं, वो और अच्छे से आई थिंक बेटों का कर सकते हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरी है वर्ल्ड में अच्छे सब देना, सिखाना। जी, आप सही कह रही हैं कि मोरल एथिक्स हम लड़कों को दे सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि लड़कों को बाहर का माहौल जल्दी असरअंदाज हो जाता है। नहीं, उसके लिए और ज़रूरी है कि उनको ज़्यादा आप सिखाएं एथिक्स, मॉरल्स, रिलीजन आपका, कि आपको क्या करना है, लड़कियों को सेफ रखने के लिए इनको ज़्यादा आपको। जी, मैं एग्री करती हूँ आपके साथ, लेकिन आपने बहुत अच्छा बोला, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, बट इस पर मैं थोड़ा सा कि बेटों को भी हम कर सकते हैं। अरे हर माँ चाहती है कि उसका बेटा अच्छा बने, चोर भी चाहता है कि हाँ मेरा बेटा अच्छा बने, लेकिन माहौल भी काफ़ी कुछ असरअंदाज करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी तालीम हमारे बच्चों में सही से पहुँचे, मुआशरे को भी हम लोगों को संभालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमको कोशिश करके उन्हें सब राइट वैल्यूज जानना है, राइट सब उनको सिखाना है, एथिक्स, मॉरल वैल्यूज। अपने बच्चों के साथ साथ ज़रूरी है कि पड़ोस को भी देखा जाए, जब वो सुधरेंगे तो हमारे बच्चे को कुछ देंगे। और सोसाइटी गर्ल एजुकेट रहेगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, ये तो बोला ही गया है जो आपने बोले, पर ये सब करना ही है। ओके, थैंक्स। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ माँ ही जिम्मेदार है तरबियत की, वालिद का कोई रोल नहीं है इसके अंदर? ये नहीं, वालिद का भी बहुत बड़ा रोल है, वालिद जो है, लेकिन ज़्यादा या माँ फुल टाइम बच्चों के साथ है, उसको ज़्यादा जिम्मेदारी आई थिंक एक माँ की ज़्यादा है उसमें अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए। इसके लिए तो माँ ऑफ कोर्स बात का तो बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है वालिद का, लेकिन ये ज़्यादा जिम्मेदारी एक माँ की आई थिंक है। और वालिद को तो देख के ही वो बच्चा सीखता है, जब उसमें अच्छी चीज़ें हैं वालिद में तो ये ऑफ कोर्स कॉपी करते हैं। जो कहा गया वो सही है कि उनको बहुत अच्छी तरबियत करना ज़रूरी है, लड़कों की तरबियत भी ज़रूरी है। इसकी मिसाल मैं जॉइंट फैमिली में थी, जहाँ पर बहुत बड़ी फैमिली थी, जहाँ पर एजुकेशन को नहीं, यानी मतलब लड़कों को भी जैसे दूर से लेकर घर लगा दो, वहाँ मैंने अपोज किया, बच्चों को पढ़ाया, लड़की को ही पढ़ाया, यहाँ तक के पूरा बाइकआउट हो गया और मतलब पूरी तरबियत मेरी थी। लेकिन मेरा जो लड़का, मेरा बेटा जो है, उसने अपने बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत की, यानी मतलब मैंने अपनी माँ से सीखा है, उसने इतनी अच्छी तरबियत की कि वो 1998 में पैदा हुआ है, तो मैं उसको हमेशा बोलती हूँ, बेटा तू बराबर एक सदी पीछे है आज के बच्चों से। 2 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ है तो उससे एक सदी पीछे है, तू बहुत पीछे। उसकी सोच बोलो, यानी बहुत हम्बल है। तो तरबियत चाहे तो एक ही घर में रह कर बच्चा जब पैदा होता है, यानी मतलब जब बहुत बोलता है तो उसको बोलता है बहुत अच्छा लगा, क्या बोलता है, लेकिन वहीं से टोकना जरूरी है।
चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़के तो हम डांट सकते हैं कि लड़के को बेटा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत नहीं, तो बार बार यही बोलो, बराबर वो करेगा। इसकी मिसाल मैं और मेरे बच्चे जिंदा मिसाल है हम लोग। एक्चुअली ऐसा है ना कि हमको फैमिली में ही ये वैल्यू सिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ चीज़ें हम अप्रूव करते हैं, कुछ चीज़ें डिसअप्रूव करते हैं। जब ये हम क्लियर कट बताते हैं बच्चों को, देखो ये आपकी जो हैबिट है या ये जो आपने एक्शन किए हो, तो ये हम पसंद करते हैं, और ये जो एक्शन है हम नापसंद करते हैं, तो बच्चे में वो राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। जब तक ये राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट बच्चे में पैदा नहीं होता है, वो स्कैटर्ड रहता है, उसको नहीं समझ में आता है कि अच्छाई और बुराई किसको बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं कि इनडिफरेंट, जाने तो बच्चा है छोड़ डालो, ओके, ऐसा बोलते हैं, पर नहीं, हमको नहीं छोड़ना है उस वक्त। बच्चे को बिल्कुल छोटा भी है तो हमको समझाना है कि नहीं ये गलत है, ये सही है। जब तक हम ये कैटेगराइज नहीं करते हैं तो बच्चा कभी भी ये बात को नहीं समझ पाए, बिकॉज दिस स्मॉल एक्शंस विल फॉर्म हैबिट्स, दिस हैबिट्स विल फॉर्म ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब जिसको हम कहते हैं फितरत बन जाती है, आदतें फितरत बन जाती है, और वही फितरत एक कैरेक्टर बन जाता है बच्चे का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे उन्होंने कहा कि लाइक्स और डिसलाइक्स, अप्रूव करना, डिसअप्रूव करना, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, एक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी बनाना ज़रूरी होता है और बच्चों को समझाना होता है। शुक्रिया। तरबियत, परवरिश सब अपनी जगह। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हलाल और हराम में फ़र्क हम भूल रहे हैं। अगर आप बच्चों को हलाल रोज़ी खिलाओगे तो आपकी तरबियत उन पर असरअंदाज होती है, और अगर हमने हराम और हलाल छोड़ ही दिया तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों की परवरिश में, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी कमाई कहाँ से आ रही है, हम क्या खिलाएँ। जो हम खिलाएँगे बच्चे वही बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तरबियत के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमें इस बात पे गुफ्तगू करनी चाहिए, इस टेक्निक पे कि बच्चों की तरबियत किस हवाले से हो कि वो बेहतर तरीके से माशरे में अपनी नुमाइंदगी कर सकें, न कि इस पर कि कौन ज़्यादा करे कौन कम करे। मेरे ख्याल से इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ख़वातीन का या ख़ास तौर से माँ का क्या रोल है औलाद की तरबियत में, तो ये तो माँ का बहुत बड़ा मकाम है, उसकी जो फ़ज़ाइल हैं, उसकी जो मतलब कि दर्जात हैं, वो तो बहुत ही जो हमारे दीन ने जो उसके ताल्लुक़ से बताया है हमें, वो तो बहुत बड़े हैं। माँ के पैरों तले जन्नत है, फिर उसके बाद की 3 बार माँ पुकारे तो उसके पास जाओ, फिर 4थी बार बाप के सब पास जाओ। ये सब मामले इस वजह से हैं कि जिसकी जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं उसको उतने ज़्यादा मर्तबे भी दिए गए हैं। और दूसरी अहम बात ये है कि एक बच्चा अपनी माँ से जज्बाती तौर पे ज़्यादा अटैच होता है, और वो जिस तरह से माँ को सुनता या समझ सकता है उतना वो बाप को नहीं समझ सकता। अब एक्सेप्शन की बात हम नहीं कर सकते, उमूमी तौर पे हम यही कह सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि माहौल की जो बात है, माहौल के तब्दील करने की, माहौल जो होता है हमारा वो बहुत बड़ा कैनवस है, ये बहुत बड़ा कैनवस है, इसको हम फ़र्द वाहिद के तौर पे नहीं तब्दील कर सकते। माहौल एक दिन में ना ख़राब होता है ना एक दिन में अच्छा होता है, इसके तब्दील होने में बहुत अरसा लगता है। इसके लिए अनथक मेहनत और कोशिश की ज़रूरत होती है, और ये अगर हम ये सोचें कि माहौल को तब्दील कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम जो है दीगर लोगों की तरबियत पे आएंगे, तो ये मुमकिन ही नहीं है। जो फ़र्द वाहिद है वही माहौल माशरे का हिस्सा है। जब तक हम खुद से तब्दीली नहीं अपने अंदर पैदा करेंगे, माहौल कैसे तब्दील हो सकता है। इसके अलावा ख़वातीन के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है, ये बात बिल्कुल सही है कि ज़माने क़दीम से लेकर के बिल्कुल दौरे जदीद तक, अभी हालिया दिनों तक, बल्कि इससे 1 सदी पहले तक हम कह लें, ख़वातीन जुल्म सितम की दास्तान बनी रही है। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन ज़माना अपने आप को बदलता रहता है, उसकी जो उसूल ज़वाबित हैं वो वक्त और हालात के साथ तब्दील होते रहते हैं, और
ज़माना इस तरह से करवट लेता है कि वो सबको मौका देता है। और यही हाल है कि जो पुराने ज़माने में तालीम और जो हुकूक हैं उनसे जिस तरह औरतों को, ख़वातीन को दूर किया जाता था, आज बहुत तेज़ी से उसकी तरफ लोग दोबारा पलट के आ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। बस मैं इसी पे अपनी बात करता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू, बहुत अच्छा बोले आपने, वेरी नाइस। उसमें ये है कि हम जब भी ये जो करते हैं, बाइफर्केशन करते हैं, क्या माँ का ही काम होता है या है, ठीक है, रोल है, दोनों के पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। बट इसमें यह है कि हमको जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है ना, कि हम जब बच्चों की परवरिश करते हैं कि लड़का ये कर सकता है, लड़की ये कर सकती है, वो चीज़ों को पहले ख़त्म करना है कि लड़का रो नहीं सकता है, बेटा है तो वो रो नहीं सकता है, ओके, बेटा है तो इन खिलौनों से नहीं खेल सकता है। तो वो चीज़ें हमको पहले ये करनी चाहिए कि जहाँ ठीक है कि लड़की है, ठीक है, वो अगर वो है तो अगर जीप से खेलना है, कार से खेलना है तो वो खेल सकती है। लड़का अगर उसको गुड़िया अच्छी लगती है खेलने दीजिए उसको। बट वो सेंसिटिविटी हम पैदा नहीं करते हैं। लड़का रो तो अरे लड़के की जैसा रोते नहीं, ओके। तो इस तरीके से ये जो जुमले होते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं, ये क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, जब हम अपब्रिंगिंग करते हैं बच्चों की, तो ये वाले स्टेटमेंट बिल्कुल ना इस्तेमाल करें बच्चों के साथ। बिकॉज यही स्टेटमेंट ले लेके वो उनके दिमाग में वो रजिस्टर्ड हो जाता है, मैं रो नहीं सकता, मैं सेंसिटिव बन नहीं सकता, और फिर उनकी वो सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है, जो नहीं होना चाहिए। उनको रहना चाहिए, उनमें लव, कंपैशन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्यों, क्या हुआ अगर वो लड़का है तो रोया तो भी क्या हुआ, ओके। यहाँ पर सुजाता मैम ने जो बात कही, मैं एक बात वहाँ पर कहना चाहती हूँ, उसी में ऐड करना चाहती हूँ। सावित्री बाई और फातिमा शेख का जो कंट्रीब्यूशन है मार्वलस, और आज उन्हीं की वजह से हमारे स्कूल चल रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनके एफर्ट्स पर पॉलिसी बनाने के लिए 450 साल लगे हैं। तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। लेकिन वो ईजी कैसे हो पाया? क्योंकि सावित्री बाई के साथ ज्योतिबा खड़े थे और फातिमा शेख के साथ उनके भाई थे। मैंने बारहा कहा, हमने वो ज्योतिबा और वो भाई नहीं दिए। अगर हम भी ये देंगे तो आज भी हमारी ख़वातीन, आज उस वक्त इंटरनेट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर जो लगन थी और जो जज्बा था, उससे उन्होंने अपने एम्स को अचीव किया। और इसमें मैं एक छोटी सी बात, एक खुशाइन ऐड करना चाहती हूँ कि जहाँ भी ऐसा हुआ है वहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल ख़वातीन ने प्ले किया है। मैं तबस्सुम मैम को एक रिकॉल करवाना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी मेरे साथ थी। हम लोग पूना गए थे और मेरे साथ मेरा भाई था। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त में, जब मैंने स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट मुझे करना था, लेकिन मुझे सपोर्ट करने के लिए मैडम मेरे साथ थी और मेरा भाई मेरे साथ था। तो मैंने हमेशा कहा कि आज जो भी कुछ मैं हूँ, इसमें मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत सारे लोग मेरे पस मंज़र में हैं। अगर ये सपोर्ट घर से दिया जाए तो यकीनन आज भी सावित्री बाई हो सकती है, फातिमा शेख हो सकती है, इंदिरा गांधी हो सकती है, कल्पना चावला हो सकती है। सिर्फ इतनी ही बात है कि एक सपोर्ट और एक भरोसा। थैंक यू। Very pleased to be sitting here and listening to each of you. Excellent speakers, alhamdulillah. My teachers और सारे बहुत अच्छा लग रहा है। एक थोड़ा सा, तो आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस या बहुत इंटेलिजेंट आप लोगों की तरह नहीं हूँ, बट जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैडम ने जो अपनी बात कही है, जब ये मैडम जो बोला है कि आप वी नीड सपोर्ट, जेंट्स का सपोर्ट रहता है, घर के मेल्स का सपोर्ट रहता है, तो हम कहीं तक भी पहुँच सकते हैं, राइट मैडम? ये मैं मेरा फ़िलहाल का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि मैनेजमेंट की मीटिंग होती है 10 years की, तो whenever I go there, I sit behind, listen to everybody, और जब मेरा टाइम आता है बोलने का, एक मैंने हाथ रेस किया ना, सब चुप, शिफा बोलने तो पहले कोई कुछ नहीं बोलता है बीच में, और मुझे ही बोलने दिया जाता है। द रिस्पेक्ट किसने दिया? सारे मेल्स और मैं वहाँ फीमेल, रिस्पेक्ट इतना मिलता है मेरे को। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आऊँ, मैं बोलूँ, वैल्यू मिलती है, इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। तरबियत की बात पे मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती,
ये है माँ का अपना रोल है, बाप का अपना रोल है, बेटी का क्या ज़रूरत है अकॉर्डिंगली जो अल्लाह ताला ने कुदरत बनाई है, बेटे का अल्लाह ताला ने जो कुदरती रखा है उसकी वो तरीके से तरबियत दी जाती है। और आज का इतना डिफ़िकल्ट माहौल हो गया है कि बेटी कहाँ गड़बड़ करे, बेटा कहाँ गड़बड़ करे, ये मुश्किल है बोलना। तो उस तरीके से तरबियत देना ऑल राउंड हो, मतलब माँ बाप दोनों, और अल्हम्दुलिल्लाह भी देते हैं, मैंने खुद देखा है। बाप भी उतना ही घर में ध्यान दे रहा है, काम कर रहा है, खाना पका रहा है, सब कर रहा है, अगर माँ बिजी है तो वैसा भी हो रहा है। कुछ केसेस है कि अभी भी औरतों को ये सब हंसना पड़ता है, मगर यहाँ पर बाप लोग भी माशाल्लाह भी कर रहे हैं। हाँ, ये मैं मानती हूँ मैडम ने जो कहा ना कि ये सेंसिटिविटीज ये जो डाला जाता है, लड़का रो नहीं सकता है, यकीन मानिए जहाँ जो फिल्म स्टार ने सुसाइड की ना, ट्वीट करते हैं और ये बोलते हैं कि ये लड़कों के अंदर ये क्यों डाला जाता है कि रो नहीं सकता। ये एंड ऐसा हो रहा है कि सुसाइड करे सेलिब्रिटीज, स्पेशली अगर कोई मेल कर रहा है तो लिटरली ये ट्वीट किया जाता है कि लड़कों के अंदर वो क्यों उनको रोने से रोक रहे हो, एक्सप्रेशन से रोक रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैडम आई एग्री विथ यू। हाँ, ये भी है, पर्दे की बात आपने कही, एब्सोल्युटली आपने एकदम स्टनिंग बात कही है। कर्नाटक में the girls are struggling to get admission into the college। हिजाब की वजह से मैडम उनको एंट्री नहीं दी जा रही है, तो वो पकड़े हुए हैं हिजाब और उनको एजुकेशन भी चाहिए। यकीन मानिए वो 6 लड़कियां पूरा स्ट्रगल कर रहे हैं, सबके सामने खड़े होकर डट के 2 कॉलेजेस ने किए हैं। तो और पीछे वो उनके जो क्लासमेट्स हैं मेल बॉयज पीछे बैठे हैं, उनका माइक उनके पास से लिए नहीं, जब पास द माइक वी विल शाउट फॉर यू, राइट। लड़कियां आगे प्रोटेस्ट करिए, लड़के पीछे बैठे सपोर्ट को उनके लिए कि हाँ यू गो एंड यू हैव द राइट टू डू हिजाब, यू हैव द राइट टू गेट द एजुकेशन विद रिस्पेक्ट विद डिग्निटी। ये एक वहाँ पर एकदम प्रोटेस्ट चालू है। तो आई एम रियली वेरी ग्लैड कि मैडम ने और पूरा टीम, आप लोग टीचर्स ने ये पॉइंट लेकर आए। मोहतरम इकबाल सिद्दीकी साहब और मोहतरमा जाहिदा हामिद इकबाल सिद्दीकी साहिबा का हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इस प्रोग्राम को कुछ देर के लिए रोकते हुए मैं हमारे मेहमानान का तारुफ और गुलपेशी का प्रोग्राम करती हूँ। इकबाल सिद्दीकी, आप MA BEd हैं, साथ ही आपने कई कंप्यूटर कोर्सेज, ड्राइंग कोर्सेज भी किया है। आप नेशनल स्कूल्स ऑफ कॉम्बैट आर्ट से ग्रे बेल्ट रैंक हैं। अंजुमन इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद इसहाक जिम खानावाला गर्ल्स हाई स्कूल में असिस्टेंट टीचर हैं। तदरीसी सरगर्मियों के साथ साथ मुंबई के साथ साथ गैर तदरीसी सरगर्मियाँ समाजी और अदबी खिदमात में फ़ाल हैं। मौसूफ़ा की इंतज़ामी सलाहियतों का एतराफ़ क्विज़ टाइम मुंबई और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने भी किया है। आपको कई अवार्ड से सरफराज भी किया गया है। सन 2008-9 में जनरल नॉलेज शोबे में नुमाया खिदमात, सन 2014 में स्टेट उर्दू साहित्य एकेडमी की जानिब से रियासती अवार्ड, सन 2015 में करमवीर भाव राव पाटिल की आदर्श शिक्षा अवार्ड, सन 2015 और 2018 में बेस्ट टीचर अवार्ड्स, सन 2015 में मजरू एकेडमी की जानिब से खुसूसी एजाज़ और सन 2020 में मजरू अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही 2021 में केवाट की जानिब से समाजी और तालीमी खिदमात के एतराफ़ में भी अवार्ड से नवाजा गया। 2012 में स्कूल की जानिब से मोहतरमा जाहिदा सिद्दीकी और उनके शौहर जनाब हामिद सिद्दीकी साहब को बेस्ट कपल अवार्ड भी दिया गया। बेज़ुबान न समझ मेरी खामोशी को, शोर करता नहीं है गहरा पानी। मैं नसरीन आपा से गुजारिश करती हूँ कि उनकी खिदमत में गुलहाए अकीदत पेश करें। हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं मैडम। थोड़ा यहाँ पे सामने सामने। थैंक यू। थैंक यू। तुमने देख ली तो तू भी देखना। मैम दोनों जन सामने। मैम हाँ इधर एक सेकंड मैम इधर। थैंक यू। शुक्रिया मैडम।
हमारे दरमियान मौजूद है शायर, अदीब, क्विज टाइम के अहम रुकन मोहतरम हामिद सिद्दीकी साहब। मैं असलम मौलाना से गुजारिश करती हूँ कि आपकी खिदमत में तोहफ़ा मोहब्बत पेश करें। सर इधर, सर इधर सामने। थैंक यू। शुक्रिया। मैं जाहिदा मैडम से गुजारिश करती हूँ कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं ताकि हम अपना टॉक शो बेज़ुबानी है ज़ुबान मेरी को कंटिन्यू कर सकें। ये हमारी एक अहम स्पीकर है। जाहिदा साहिबा, आपसे मेरा सवाल है कि आज सामीन में कई मुलाजमत पेशा ख़वातीन भी मौजूद हैं जिनके कई मसाइल हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं उनके मसाइल और उनका हल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मैडम कि मुलाजमत पेशा ख़वातीन जो हैं इनके एक नहीं कई मसाइल हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी मुलाजमत से वाबस्ता हूँ और आज से नहीं 28 साल से काम कर रही हूँ। तो मैं ऐसी परेशानी मसाइल को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ जिसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए तो हर कदम पर मसले ही हैं, लेकिन उससे बाहर हम ही निकल सकते हैं बहुत आसानी के साथ कि सबसे पहले तो हमारे अंदर बर्दाश्त की क़ुव्वत मजबूत होनी चाहिए, दूसरा खुद एतमादी होनी चाहिए, तीसरा बहुत सारे ऐसे मसले हैं कि जिनको हम खुद बहुत थोड़े से आमदनी या अखराजात या जो भी हमारी हैसियत के मुताबिक उसको हम एडजस्ट करना सीखें। यानी उसी में हमको पता है कि हमारे पास 5,000 है, हमको उसी में एडजस्ट करना है। हमारे पास 10 क्लास है और 20 क्लास के बच्चे हैं मौजूद, तो हमको 10 में ही एडजस्ट करना है। उसको कैसे करना है ये हमको आना चाहिए। तो थोड़ा सा हम भी अपने अंदर लचक पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें, सब्र पैदा करें और फिर थोड़े से मसाइल में उसको हम किस तरह से अच्छा कुछ कर सकते हैं। अब जैसे दाल चावल तो मौजूद है ही है घर में, लेकिन हम उसमें खिचड़ी भी बना सकते हैं, पुलाव भी बना सकते हैं, बिरयानी भी बना सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो इसी तरह से हमारे पास अगर क्लासरूम कम है तो उसको भी देख सकते हैं। और जो लेडीज़ ख़ास तौर पर जब टीचर्स पढ़ाने आते हैं, जिसमें सबसे ख़तरनाक मरहला जो आता है वो है इलेक्शन ड्यूटी के वक्त, जिसमें हमको रात में 2 बजे उठ के शौहर को भी साथ में लेना पड़ता है, साथ में सब पूरा खानदान जागता है, सबको लाना ले जाना छोड़ना, बहुत सारे ऐसे मसले आते हैं। तो उसको हमको मतलब चिढ़ना झुंझलाना ये सब नहीं करना है। मालूम है कि ड्यूटी हमें करना है तो उसको एक पिकनिक की तरह करना है। एक बार मैं आपको एक बहुत छोटा सा वाक़या 1-2 मिनट का बताती चलूँ कि इलेक्शन ड्यूटी के दौरान मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मुझे ऐसा लगा कि इस बार शायद मैं इलेक्शन ड्यूटी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरा नाम उस बार बड़े ऑफिसर्स में आ गया। अब मेरे हाथ पैर और ज़्यादा फूल गए, एक तो मराठी नहीं आती है, ऊपर से ये बड़ी ड्यूटी भी यार हो ये तो समझ में आया। अब वो ऑफिसर की बड़ी ड्यूटी का मतलब मेरे घर में आकर मैं एकदम सर पकड़ कर बैठ गई। मैंने कहा अब क्या करूँ? तो फिर इन्होंने मुझे बताया कि शांत रहो, सुकून से। मेरे हस्बैंड ने कहा सुकून हो जाओ, पहले पानी आनी पियो, आराम से बैठो, फिर बाद में बताओ कि तुम्हारी क्या ड्यूटी है। तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है और इतने बजे निकलना है, वो लोग बोल रहे हैं वहीं रहना है आकर आपको, तो अब मैं क्या करूँ? तो बोले उसको पिकनिक की तरह लो ऐसा। तो फिर मेरे जहन में आया कि हाँ हम लोग पिकनिक का एहतमाम तो करते ही हैं, तो फिर चलो पिकनिक की तरह उसको लेते हैं। मैंने सारे ऑफिसर्स प्लानिंग शुरू कर दी, मैं ये लेकर जाऊंगी खाने के लिए, ये करूंगी, दवा इस वक्त लूंगी, डॉक्टर को इस वक्त बुलाऊंगी, मेरा इंजेक्शन इस वक्त लगेगा, ऐसा
इस तरह से मैंने उसको मतलब सोचना शुरू किया। इन्होंने कहा पॉजिटिव सोचो। फिर इन्होंने ऑफिसर से भी बात की, मैंने मैडम से भी बात की। उन्होंने कहा अगर ऐसा कुछ है तो बात करेंगे कि भाई इतनी बड़ी ड्यूटी मत दो, छोटी ड्यूटी दे दो, PRO PO ऐसी ड्यूटी दे दो। तो फिर मैंने बहुत सोचा घर आकर कि चैलेंज हर मैदान में और हर जगह आते हैं, तो छोटी ड्यूटी करो या बड़ी, करना तो है ड्यूटी, हम उतने ही नमाज से करेंगे और उतनी अच्छी तरीके से करेंगे, तो चलो इसी को एक्सेप्ट करते हैं। और फिर मैंने पुरसुकून होकर एक एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा संभाल कर लेना शुरू किया और बहुत अच्छी तरीके से किया सबको, बहुत ही लाइटली सबके लिए खाना वगैरह अरेंज किया वहाँ ऑफिसर्स के लिए। तो बल्कि वो लोग भी हैरान थे, बोले ये क्या, बोले आप तो पूरा पिकनिक स्पॉट बना दिया आपने। मैं बोली नहीं, मैंने ये अपने तसल्ली के लिए बनाया है कि ताकि सब कुछ स्मूथली चलता रहे हमारे दरमियान ऐसा। और इस तरीके से मतलब उस ड्यूटी को फिर मैंने बहुत ज़्यादा हर चीज़ को संभाल कर लिया, कदम कदम पर मतलब सोचा कि इससे क्या बेहतर हो सकता है, यहाँ पर हम क्या अच्छा कर सकते हैं, कितना फासला तय कर सकते हैं ट्रेन का, गाड़ी का, रिक्शे का, और किस तरह से जो हमारे अंडर में काम करने वाले टीचर्स हैं उनको कितनी सहूलत दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा करके ये किया। तो इसी तरह से और दूसरे भी मसाइल आते हैं वक्त का, जैसे अब घर में 7:30 बजे पहुँच जाते हैं, 7:45 बजे तक, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ड्यूटी अचानक कुछ काम आ जाता है और भूलना पड़ता है, तो लेट होता है घर पे, फिर वो फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, कहाँ है, कितने बजे कहाँ पहुँचे, क्या है। फिर बताना पड़ता है भाई काम आया है, मैडम ने काम दिया है, हमको करना है, थोड़ा सा आज एक दिन एडजस्ट कीजिए आप लोग भी, ऐसा करके। और फिर उसको थोड़ा सा स्मूथली, यानी मतलब ये नहीं सोचते अरे 6:45 हो गया हमारा तो टाइम हो गया 6:45 अब हमको जाना है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसको थोड़ा सा लाइट मूड में लेते हुए कि चलो ठीक है, हमको स्कूल है, इतनी पगार। सबसे ज़्यादा मैं अपनी नज़र रखती हूँ मेरी सैलरी पर, कि अगर मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, इतनी हैंडसम सैलरी मिल रही है, तो मैं उसके बदले में क्या दे रही हूँ, मैं क्या काम कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सैलरी इतनी हैंडसम है तो काम उससे ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा, और अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी है और कदम कदम पर देनी है। आप जानते हैं, आप सभी यहाँ ख़वातीन हैं, आप जानती हैं कि हमको बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती, छोटी बड़ी हर तरह की, और हम लोग उसको एडजस्ट करते हुए ही सब कुछ लेते हैं। और कहीं कहीं होता है नाइंतफाक़ी भी होती है, लेकिन उसको भी बर्दाश्त करते हैं। सबसे ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त हमारी जो है वो मजबूत होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। शुक्रिया मैडम। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों के दरमियान इसी किस्म की गर्मा गर्म गुफ्तगू हो रही थी, जिसमें मर्दों के हिस्सों की शराकत के बारे में बात हो रही थी, और ख़वातीन के मामलात में वो कितनी शराकत, कितने घर के मामलात हो या तालीमी मामलात, किसी भी मामलात में मर्द कितना हिस्सा लेते हैं, कितना शामिल होते हैं। इसी मुतालिक अभी थोड़ी देर पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी। आपने तो इस बात को साबित कर दिया कि यकीन शौहर का साथ होना बहुत ज़रूरी है, बराबर से हिस्सेदारी। अब मैंने देखा है मतलब जिनकी शादी नहीं हुई, जिन टीचर्स की जो अकेली रहती है वो भी एडजस्ट करती। मैं भी पहले बहुत एडजस्ट करती, मेरी शादी बहुत लेट हुई लेकिन पहले भी जब मेरी ड्यूटी रहती थी तो मैं घर में मेरे भाई है ना छोटे, पहले उनको मनाना शुरू करती थी कि भैया मुझे छोड़ देना, इतनी रात में जाना है, प्लीज़ भाई मेरे छोटा दे, तू छोड़ दे मेरे को, ऐसा मतलब मनाना पड़ता था, थोड़ा उनको तैयार। जी, हम लोग बच्चों की तरबियत के मुतालिक ही गुफ्तगू कर रहे थे। छोड़ देना बेटा, इतनी रात में अकेले कैसे आएंगे, फिर अच्छा रिक्शे में चलेंगे, पैदल नहीं जाना है वहाँ तक, ऐसा इस तरह से करके बहुत सारी चीज़ों को बोलना पड़ता था, उनको समझाना पड़ता था, फिर वो लोग राजी होते थे। कभी कभी अम्मी की डांट सुनकर भी वो जाते थे छोड़ने और लेने आते थे। तो ये सब क्या है कि लोग समझते हैं। एक्चुअली मेरे घर का माहौल भी मैडम काफ़ी सब पढ़े लिखे लोग थे, तो वो इन चीज़ों को समझ भी लेते थे। तो कभी कभी तो यहाँ तक के मोहल्ले के लोग भी साथ देते थे, टैक्सी वगैरह है, रिक्शा है, तो चलो छोड़ देंगे ले जाकर, मालूम है कि सब इनके घर में पढ़ने वाले जॉब करने वाले लोग हैं, तो वो लोग भी मदद करते थे। तो मैं समझती हूँ कि अगर हमारा जज्बा अच्छा है, जज्बा सही है, और अगर हम दिल से काम कर रहे हैं और हमारी नीयत अच्छी है तो सब चीज़ अच्छी होगी। ये मैं इतना समझती हूँ कि जैसी नीयत वैसी बरकत हो। तबस्सुम साहिबा, आपसे सवाल है कि लड़कियों की शादी की उम्र मर्दों के बराबर यानी 21 साल की गई है, ये फैसला ख़वातीन की फलाह व बहबूदी में किस तरह मुफीद हो सकता है?
देखिए एक्चुअली इतना भी हम आगे बढ़ चुके हैं, अभी हम बराबरी की बात कर रहे हैं, गर्ल्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हर लेवल पे बोलिए, वो हम लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और हम उसका इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस भी समझते हैं कि एजुकेशन से क्या फ़र्क हो जाता है। इतनी काफ़ी हमने इस पर कन्वर्सेशन हमारा हो चुका है। अब अगर 21 साल की बात होती है कि लड़कियों की एज 21 साल की होगी तो हम उन पर डिसीजन हो सकता है मैरिज का, तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि इसमें ना अगर हम मैच्योरिटी भी आ जाती है लड़कियों में, एक सही गलत का फैसला भी ले सकते हैं, एक डेवलपमेंट उनका जो एक मेंटल डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो होता है, मतलब बोलते उससे भी आगे बढ़ाएंगे तो भी अच्छी बात है। ओके, बट 21 साल इज़ नॉट बैड। और 21 साल में जब हम इतना, जब भी हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो है कितने सारे योजनाएं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, ये योजना वो योजना, खास करके विमेन लोगों को लेकर कॉन्सेंट्रेट करके, तो 21 साल इज समथिंग बहुत ही आम चीज़ है और उसमें हमको ज़्यादा आगे बढ़ी नहीं करनी चाहिए और उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है कि हम बच्चियों की उम्र जो है 21 ईयर ओल्ड करके और फिर उनमें एक अच्छी बुरी सही गलत का भी एक आ जाती, सलाहियत आ जाती है उसमें, एंड कोई बुरी बात नहीं है। जी शुक्रिया। नाजिया साहिबा, आपसे सवाल है कि सिविल सर्विस में मुस्लिम ख़वातीन सिर्फ 3.5% में मौजूद हैं, आप क्या इसकी वजह बता सकती हैं? जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि मुस्लिम समाज के अंदर लड़कियों को आगे बढ़ने ज़्यादा दिया नहीं जाता। मुस्लिम समाज में लोगों ने ऐसा माइंड सेट किया है कि लड़कियां जो है अगर जवान हो गई तो घर से बाहर नहीं जाएगी, उसके सर से दुपट्टा नहीं निकलना चाहिए, उसको मगरिब के वक्त जो है घर में होना चाहिए, और सिविल सर्विस अगर उसको जाना है तो उसको ये तमाम पाबंदियाँ जो है उसको अपनी हटानी होगी। अगर वो घर में देर से पहुंचती है और अगर उसको सिविल सर्विस जाना है तो उसको सर्विस के लिए जो है बहुत सारे ऐसे कैंप्स होते हैं जिसको उसे ज्वाइन करना ज़रूरी है, और अगर वो घर में ही रहेगी तो वो कैंप को कैसे ज्वाइन कर पाएगी। तो ये पाबंदियाँ अगर उन पे से हटा दी जाए तो शायद से हमारी लड़कियाँ भी, मुस्लिम समाज की लड़कियाँ भी आगे बढ़ सकती है। मगर हमारी समाज की लड़कियों के लिए वो पर्दा ही एक मसला बन जाता है, और वो मसला नहीं है हमारे लिए। शायद से मुस्लिम समाज में या किसी भी समाज में लड़कियों के लिए कुछ हुदूद तय है और उस हुदूद की पाबंदी करना हमारे लिए ज़रूरी है, शायद से हमारे हिफाजत के लिए, और इसी में हमारी हिफाजत है। तो हम हर चीज़ को जो है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमको साथ में लेकर चलना है। फितरत का कानून है तो उस कानून को तो मानना है, हम उस कानून को बदल नहीं सकते। जी बिल्कुल। जाहिदा साहिबा, आपसे सवाल है, 1980 के बाद से ख़वातीन में तख्लीकी शऊर के फुकदान के क्या असबाब हो सकते हैं? आगे करो तो उनको कुछ रखना। तख्लीकियत के फुकदान के असबाब में मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन आजकल एक्टिव तो बहुत हो गई हैं, यानी घर जिम्मेदारी, बाहर भी, और बच्चों को देखना, ट्यूशन ले जाना आना सब, लेकिन वो एक मशीन जैसी बनकर रह गई हैं। तो वो जो सोचने का वक्त है, मुताले का वक्त है, सबसे ज़्यादा मैं जोर दूंगी मुताले पर, यानी पढ़ने पर। रीडिंग जो स्किल होती है पढ़ने की, किताबें पढ़ने की, चाहे वो किसी भी उन्माद पर हो, जैसे भी बच्ची ने बताया कि सिविल सर्विस के लिए, अब सिविल सर्विस के लिए हमको हर टॉपिक पर कमांड होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए यानी ज़रूरी नहीं कि हम एक ही किताब पढ़ें या कोई मजहबी किताब ही पढ़ रहे हैं या सिर्फ सिलेबस की पढ़ रहे हैं या कोर्स की पढ़ रहे हैं या किसी फेवरेट पसंदीदा मुसन्निफ की नॉवेल पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा रीडिंग स्किल अपनी बढ़ानी है कि जितना पढ़ेंगे और जितना मुताला करेंगे तो उतना हमारे जहन में आइडियाज़ आते जाते हैं, मतलब हमारा जहन खुलता है पढ़ने से। इसके अलावा आजकल तो यूट्यूब, गूगल तो इससे ज़्यादा फास्ट है किताबों से ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि किताबें जो हमको सिखा जाती हैं तो वो यूट्यूब और गूगल भी नहीं सिखा पाते। तो ये जो किताब पढ़ना जो है, इसको हर बच्ची को चाहिए कि इसको रोज़ का कम से कम आधा घंटा, और हर घर में, चाहे वो इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया पढ़े, चाहे वो कससुल अंबिया पढ़े, चाहे वो जनरल नॉलेज पढ़े, या चाहे वो हिस्ट्री की किताबें पढ़े, तारीख़ अदब, तारीख़ उर्दू पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन मुताले को करना है
तभी हमारी तख्लीकी सलाहियत धीरे धीरे ज़्यादा वसी होती जाएगी, बढ़ेगी। और हमें हर चीज़ में मुशाहिदा करना है, ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होना चाहिए। यानी हम कहीं गए हैं तो हमने कहीं पर देखा कुछ जाकर, तो हम उसको गौर से देखें कि ये पेंटिंग जहाँ लगी है आज इसकी क्या वजह है, ऐसा। तो उसके पीछे जो वजह है, जो मुशाहिदा है, जो हमारा देखने का नज़रिया है, वो शार्प होना चाहिए। और उसमें क्या हम उसके बारे में सोचते हैं, वो लिखने के लिए स्किल भी होनी चाहिए कि हम उसको लिख कर देखें कि हम उसके बारे में क्या लिख रहे हैं। तो लिखने और पढ़ने की जो सलाहियत है, ख़ास तौर पर किताबें पढ़ने की, उससे तख्लीकियत में इजाफा होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जो घर में रहती हैं आजकल, या जॉब नहीं करती हैं, या जो जॉब कर रही हैं बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अभी मैंने देखा कॉर्पोरेट सेक्टर में, खुद मेरे ही घर में 3 बहनें हैं मेरी, बहुत हाई लेवल की, कभी अमेरिका में है, कभी ऑस्ट्रेलिया में है, कभी कहाँ है। लेकिन मैंने देखा है मेरी एक सिस्टर जो है वो किताब बराबर पढ़ती है, बगैर किताब की रीडिंग के वो कभी मतलब सोती नहीं है। मैंने हमेशा देखा उसके तकिए के पास एक किताब रहती है कोई ना कोई। तो ये चीज़ें जो है ये हमारी सलाहियत को बढ़ा सकती हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक ही सेंटेंस में ज़्यादा वक्त नहीं होगी। किताबें पढ़ने से ना इंसान रिफ्लेक्ट करता है। ये जो हमने बच्चों को आदत डाल दी है, यूट्यूब देख रहे हैं, अभी छोटे से बच्चा हम बहला नहीं सक रहे, टाइम नहीं दे पा रहे, तो उस बच्चे को हम मोबाइल दे देते हैं हाथ में। वो बच्चा सिर्फ रिसेप्टिव, मतलब वो सिर्फ ले रहा है, उस पर कुछ बाकी वो कुछ भी नहीं कर रहा है। और जब बच्चा बड़े भी होते हैं वो यूट्यूब देख रहे हैं, ये देख रहे हैं वो, बट उसके बाद अगर किताब पढ़ते हैं बच्चे तो उस पर रिफ्लेक्शन करते हैं, सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, काफ़ी कुछ वो देते हैं उस चीज़ के लिए। और वो चीज़ नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, ओके। बट किताबों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि किताबें मतलब बच्चों ने पढ़नी ही चाहिए। ये मेरा भी ये मेरी राय है। जी बिल्कुल, शुक्रिया। जी जी जी, लाउडली बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई कैन हियर। मेरे नॉलेज के लिए हाँ, अभी अपलोड कर दी जाती है सारी की सारी नॉवेल, सारी अच्छी किताबें ऑन द किंडल और पता नहीं क्या या करेक्ट। तो मैडम आप लोग उसको कितना बोलोगे कि हाँ आप लोग उस पर भी पढ़ रहे हो, अपने आईपैड पे भी पढ़ रहे हो तो चलेगा, या ये वर्क पे पढ़ना इज मोर इम्पोर्टेंट? नो, पढ़ना अलग बात है, देखने से काफ़ी बच्चा लेता है, मतलब वो साइलेंट रिसेप्टर है, silently is receiving everything because see behavior plays a very important role, okay? हम जैसे कहते हैं घर में भी हम बच्चे को बहुत सिखाते हैं, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये, बट पेरेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, पेरेंट्स के एक्शंस कैसे हैं, वो बच्चा लेता है। तो रीडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, अगर हाँ जैसे किंडल पे होता है, रीडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट व्हेन दे सी सर्टेन एक्शंस ऑन द सोशल मीडिया, दैट इज द टेक साइलेंटली, दे आर टेकिंग इट इनसाइड, they are imbibing it inside, okay? So वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। बट राइटिंग और रीडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। रीडिंग चलो वो बुक किताबें पढ़ रहा है, किंडल भी पढ़ रहा है वो, बट जहाँ एक्शंस की बात है तो एक्शंस से बहुत फर्क पड़ता है। पेरेंट्स के एक्शंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तुम बच्चे को बोलो झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, बट जब तुम बोलते कि दरवाजे पे वो आया है, उसको बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ, ओके? दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ओके? कि बच्चे तुमने सीधा तुम बोल रहे हो, यहाँ पर तुम प्रीच कर रहे हो, एक्शन कुछ और है तुम्हारा। एक्शन विल बी टेकन बाय द चाइल्ड, योर प्रीचिंग इज नॉट टेकन बाय द चाइल्ड, ओके? मैं इसका बताती हूँ एक वाक्य, बहुत छोटा सा बेटा। मैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवलिंग करती हूँ बैंड्रा से मीरा रोड तक, तो मुझे शाम को खड़े रहना पड़ता है, तो मेरे पैरों में वैसे ही बहुत दर्द रहता है। मैं जब जाते ही साथ में देखना शुरू करती हूँ कौन उतरने वाला है, कौन उतरेगा, ये वो, और फिर अंदर चली जाती हूँ कि कोई ना कोई तो उठेगा तो बैठने मिलेगा, ऐसा। तो मैं ऐसे ही खड़ी थी और एक बच्ची जो है नॉवेल पढ़ रही थी, किताब थी उसके हाथ में, तो मेरी नज़र पड़ते ही मेरे मुंह से फौरन निकला, वो नॉन मुस्लिम बच्ची थी, कुछ पढ़ रही थी, अच्छी कोई ढंग की बुक थी, मैंने नाम भी नोट किया था उसका, मेरे पास है घर में लिखा हुआ, तो वो पढ़ रही थी। तो मैंने ऐसे ही मुंह से मेरे निकला, मेरे फ्रेंड्स हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, सब मेरे फर्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हैं,
तो मैं बोली अल्लाह का शुक्र है कि एक बच्ची के हाथ में मोबाइल के बजाय किताब दिखाई दी, ऐसा मैंने बोला। तो सब इतनी ज़ोर से हंसने लगे सब लोग। तो एक ने पूछा क्या हुआ, बोले वो जायदा ने बोली कि एक बच्ची के हाथ में किताब दिखाई दी, मोबाइल नहीं है। तो बोले हाँ बहुत बड़ी बात है ये, ऐसा करके बोला। बोलने का मतलब ये है कि आज बच्चा सिर्फ क्या मोबाइल में ही लगा हुआ, किताब का मतलब सिर्फ किताब ही है। और किताब के लिए मैंने अभी बच्चों को अपनी क्लास में बताया कि नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को है। आपको एक छोटी बुकलेट लिखनी है आपके अपने हाथ से, ताकि आप जब लिखोगे तो आप अपने पेरेंट्स को बताओगे कि ये पढ़िए आप, ये मैंने लिखा है इसको, ऐसा एक एक पेज। तो वो पेजेस जो है उसको जमा करो, लिखने के बाद उसका एल्बम बनाओ और उसको पढ़ने दो। या तो आप बुक बनाइए, किताब आपके नाम से वो मैं लगाऊंगी नोटिस बोर्ड पर, तो मुझे अच्छा लगेगा, आपको भी खुशी होगी कि आपने कुछ लिखा, कुछ क्रिएट किया पढ़ने के बाद। और आपकी किताब सब पढ़ेंगे तो आपको कैसा लगेगा। तो बड़े खुश हुए बच्चे और काम पे लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह वो नेशनल साइंस डे पर कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट बेहतर आएगा। तो इससे भी तख्लीकियत जो है बच्चों की अलग अलग उभरती है। जी बिल्कुल, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन किया। हम लोगों का काफ़ी से ज़्यादा सामईन को, खुद हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब से गुजारिश करती हूँ कि वह अपने मुफीद मशवरात से हमें नवाजें। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है, निहायत मेहरबान। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन, सबसे पहले माज़रत ख़्वाह हूँ कि ज़ाहिदा मैडम को यहाँ तक पहुँचाने में, मैं बरवक्त पहुँचाने में कासिर रहा। मुझे याद आया कि भिवंडी के 2 अहबाब मुंबई एयरपोर्ट पर थे। एक दुबई जा रहा था और दूसरा उसे छोड़ने आया था। 3-4 घंटे के बाद व्हाट्सएप पर दुबई वाले ने मैसेज किया, बुर्ज खलीफा के नीचे खड़ा हूं। भिवंडी वाले ने उसको रिप्लाई किया, अभी दामन नाका पहुंचा। मैं आप लोगों के दरमियान मुखिल हूँ, इसके लिए भी शर्मिंदा हूँ। दरअसल आजकल ज़माना है एक पे एक फ्री का, बाय 1 गेट 1 फ्री। बुलाया गया था ज़ाहिदा मिस को, बोनस में हामिद इकबाल भी आ गए। भिवंडी से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है। KMES सोसाइटी जो है उससे ताल्लुक बहुत पुराना है। यहाँ मुख्तलिफ अशकाल में मुझे मदऊ किया जाता रहा है। कभी बहैसियत शायर, कभी क्विज़ एंकर की हैसियत से, या कभी जो है वो तकरीरी मुकाबले के जज की हैसियत से। बहुत सारे इस कंपाउंड से, इस पूरे कैंपस से बहुत आशना हूँ। और KMES के जितने इदारे हैं उनमें आने के बाद एक अजीब सा रूहानी सुकून मिलता है, क्योंकि इन इदारों में ज़िंदगी है। उमूमन हमारे कौम के बेशतर इदारे ऐसे हैं कि जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि मैं मेरे शहर की मिसाल दूंगा, आप लोग बिल्कुल बुरा ना माने। बेशतर हमारी कौम के बेशतर इदारों में जाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हम सज़ा याफ्ता लोगों की बस्ती में आ गए। लेकिन KMES के जितने इदारे हैं सब में एक ज़िंदगी लगती है। इनोवेटिव आइडियाज़ हैं यहाँ के HMs, यहाँ के स्टाफ के पास नित नई काविशें, नए नए टॉपिक्स। आज का मौजू जो है, आज जिन उन्वानात पर गुफ्तगू हो रही थी, वेरी इनोवेटिव, बहुत क्रिएटिव, बहुत तख्लीकी उन्वानात। इतनी खुशी हुई मुझे कि ऐसे उन्वानात हैं। और मज़े की बात यह है कि शौहर के सामने बीवी से कहा जा रहा है कि आप वर्किंग वूमेन के प्रॉब्लम बताइए। दरअसल वर्किंग वूमेन जो है वो मजलूम नहीं होती, मजलूम उसका शौहर होता है।
यकीन मानिए मेरे घर के आसपास के जितने रेस्टोरेंट हैं, सबके कहना चाहिए कि जो घरों में जो पार्सल्स पहुंचाते हैं लड़के, वो सारे जो है मेरे नाम से भी वाकिफ है, मेरे एड्रेस से भी वाकिफ है। सिर्फ बोल देता हूँ हामिद भाई बोल लो, हाँ साहब आपके लिए ये भिजवा रहा हूँ मैं। जी, मेरी काम वाली भी अक्सर यही कहती है कि सर वो मैडम बोलकर गई हैं कि, फिर मैं समझ जाता हूँ क्या बोलकर गई हैं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो इशारो कुर्बानी जॉब करने वाली खवातीन दे रही हैं वो बड़ी बेमिसाल होती है। खुसूसन वो खवातीन जो जॉब कर रही हैं, जो जॉइंट फैमिलीज में रहती हैं, उनके लिए तो बहुत अजियतनाक मराहिल होते हैं। उनका जिक्र भी नहीं करना चाहिए, लेकिन है हकीकत, सच्चाइयाँ हैं, उनसे उनको नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। एक बात जो मैम मैं थोड़ा सा आपके दौर जो था, मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ रखता हूँ एक मौजू पर। मैम आपने जो बातें कही हैं वो बहुत लॉजिकल ज़रूर हैं और ऐसा लगता है कि किताबी हैं बातें। प्रैक्टिकल जिंदगी में आपने कहा कि जब 21 साल की हो जाती है तो अच्छा बुरा समझने के काबिल हो जाती है। मैडम उससे पहले बहुत सारी लड़कियां बुरा समझ लेती हैं, आई एम सॉरी टू से, और वो जो स्टेप्स ले लेती हैं तो वहां लगता है कि हमारी शरअ बहुत सही है। इस्लामी शरअ के मुताबिक बुलूगत तक पहुंच जाने के बाद बच्चे की शादी कर देनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत छोटी उम्र में कर दें, लेकिन अब इतनी भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। 21 साल जो है वो बहुत लेट होता है। प्रैक्टिकली अमली तौर पर जो इस दवाजी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं बहुत सारी खवातीन के बीच हूँ, मैं मर्द हूँ, मुझे इस मौजू पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा। बहुत शर्मिंदगी के साथ, बहुत माजरत के साथ, बहुत माफी के साथ मैं कहूंगा कि जो सॉरी मैडम, आई एम वेरी सॉरी, कि जो जॉयबल पीरियड होता है, जो जॉयफुल पीरियड जिसे कहा जा सकता है, एक मखसूस पीरियड होता है, दैट इज व्हाट इन बिटवीन 16 and 22 years। सारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट आप दुनिया में देखेंगे, जितने बड़े एनालिस्ट देखेंगे, आपको उस एज को मैरिशियल लाइफ के एंजॉयमेंट का पीरियड करार देंगे। किताबों में अच्छा लगता है हमको कि लड़की की जिम्मेदारी उस वक्त को हायर एजुकेशन ले ले, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, सारी चीज़ें। वो एक पहलू है, ये एक पहलू है, दोनों पहलू हैं, हमें दोनों तरफ नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, मैं उसको भी गलत नहीं कहूँगा अगर 21 साल की होती है, गवर्नमेंट का फैसला है सर आंखों पर, लेकिन हमारे जो शरई क़वानीन हैं या शरई उसूल व ज़वाबित हैं वो भी गलत नहीं है। बहरहाल मैंने खासा वक्त लिया है, बहुत सारी बातें हैं जिन पर मुझे कहना चाहिए, लेकिन ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं ये मौका महल है कि मुझे ज़्यादा कुछ कहना पड़े। मैं जवरिया मैडम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं ये बता दूँ कि ये खातून जो है मुझे बहुत पहले से मुतासिर करती रही हैं, यहाँ की जो HM है जवेरिया काजी साहिबा, मुतासिर इसलिए करती रही हैं बरसों से कि बड़ी उनमें जो है ना कुछ करने की जो ललक है उनमें, वो बड़ी अनोखी है, बहुत बेमिसाल है। नई बच्चियों को चाहिए कि उन्हें आइडियल बनाएं, उनको कॉपी करें, उनको इमिटेट करें, उनके अंदाज को अपनाएं, अडॉप्ट करें, उनके सोच को, उनकी फिक्र को जो है फॉलो करें। इंशाल्लाह उन्हीं की तरह बहुत कामयाब होंगे। वो बहुत कामयाब खातून है, अल्लाह ताला उन्हें और मजीद उरूज अता करे। मैं फिर एक बार आप सबका शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सर को असातिज़ा के दरमियान भी हमारे यहाँ टीचर्स डे पर एक तकरीरी मुकाबला होता है, और उस तकरीरी मुकाबले में अख्तरुल वासे
मेहमान खुसूसी थे। सलमा और आप फ़राज़ मनसबी अंजाम दे रहे थे और खुशकिस्मती से आपने मुझे अव्वल इनाम का हकदार करार दिया था। तो मेरे लिए वो बात बड़ी अहम रही और आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ये हमारे लिए बहुत अहम है। हमको आपके कद का अंदाज़ा है। लेकिन यहाँ जो एक पीपीटी शो होने जा रही है बहुत छोटी सी, इसमें हमारी वो बच्चियाँ हैं जो बहुत मुश्किल हालात का हौसले से सामना करना चाहती हैं। अगर मैं उन बच्चियों का जिक्र न करूं तो मुझे शायद ऐसा लगेगा कि कुछ कमी रह गई। वो 1800 बच्चियां, हम यहाँ आकर जो डिस्कशंस करते हैं तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम अच्छे घरानों में पैदा हुए, हमको अच्छा माहौल मिला। लेकिन खालिक तो उनका भी है जो किसी झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। तो ये 1800 बच्चियों में और उनकी माएँ, जिनसे भी मेरा जितना भी इंटरेक्शन हुआ है, यकीन मानिए सर कि अगर वक्त हो तो नॉवेल के नॉवेल लिखे जा सकें। ऐसी दर्दअंगेज कहानियाँ हर एक की। यहाँ मेरा अमला मौजूद है जो इस बात से मुत्तफिक है कि वो 100 रुपये जो शायद हम एक सैंडविच पे खर्च कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो उनके लिए कितने अहम होते हैं। मुझे एक बच्ची की माँ ने आके थैंक यू बोला। किस लिए? मतलब मुझे शर्मिंदगी हुई अपने माशरे पर, हम सब के तालीम याफ्ता होने पर। हाल ही में हमारे एक ट्रस्ट में, जीजाऊ ट्रस्ट की जानिब से हमारी बच्चियों को कुछ नोटबुक्स दी गई। तो एक माँ ने आके मेरा शुक्रिया अदा किया, तबस्सुम है कि 4 नोटबुक जो उसकी बेटी को मिली उसको बहुत खुशी हुई। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्राउड कहाँ से आता है। लेकिन फिर यहाँ पर जो मेरे सामने बैठे हैं, जो आज टॉक शो में शामिल रहे, वो हमारा हौसला भी बढ़ाते हैं कि दिए को जिंदा रखती है हवा, ऐसा भी होता है। तो ये पीपीटी बताने का मकसद यही है कि ये हौसला अफ़ज़ा कदम है हमारे बच्चों की जानिब से कि रात कितनी ही गहरी हो, रोशन सुबह ज़रूर मुंतज़िर होती है। ये बच्चियाँ जो हमारी कुछ हैं, क्योंकि इतना वक्त नहीं था कि हम एक तवील पीपीटी बना सकते या बता सकते, लेकिन इससे आपको पूरे स्कूल का अंदाज़ा होगा। लेकिन फिर मैं इसमें अपने बुज़ुर्गों की, जिन्होंने ये ख्वाब देखा कि तालीम निस्वां का यहाँ पर पहला किरदार अदा किया जाए, और मैं बहुत खुशी से आज इस बात को आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं भी इसी स्कूल की साबिक़ तालिबा हूँ। तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और हम हमारी बच्चियों के लिए यही सोचते हैं और यही चाहते हैं। मुआशरे की बहस अपनी जगह और शरीयत की बातें अपनी जगह, ज़िंदगी की हकीकतें बहुत संगलाख हैं, वो तो इंसान की आंखों से ख्वाब छीन लेती हैं। तो मेरा ये सोचना है कि बजाय हम सबको सुधारने के, छोटी सी बात कहूँ कि अगर सारे शहर में कीचड़ फैला है तो आप कालीन नहीं बिछा सकते, लेकिन आप जूते पहन सकते हैं। तो एक शुरुआत हम अपने तौर पे करें, और इससे भी रवायत दिए से दिए करने की रिवायत बढ़ती चली जाती है। तो ये पीपीटी सिर्फ ये बताने के लिए है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल हों, हमारी बच्चियों का आज़म जवान है, और आप लोगों की दुआएं और आपकी सपोर्ट से वो किसी भी आसमान को छूने का हौसला रखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जानिब से भी, इंतज़ामिया की जानिब से। एक शेर याद आता है, मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। कदमों को बांध ना पाएगी मुसीबत की जंजीरें, कदमों को बांध ना पाएगी मुसीबत की जंजीरें, रास्तों से कह दो अभी भटका नहीं हूँ मैं। जाहिर है कि इन बच्चियों की परेशानियों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि हमारी परेशानियाँ बहुत छोटी हैं, और जहाँ मौजूद दीगर जो तालिबात है उन्हें इन बच्चियों से जो है सबक हासिल करना है, और हमेशा जो है आगे बढ़ते रहना है, चाहे हमारे रास्ते में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आ जाए। अब मैं रस्म शुक्रिया के लिए हमारी साथी असातिज़ा मोहतरमा शाहीन मिस को आवाज़ देती हूँ कि वो शुक्रिया की रस्म अदा करें। एक शेर से मैं इस बज़्म को इख्तिताम पज़ीर करना चाहूँगी कि आप आए बज़्म में नवाजिश करम शुक्रिया, हर नज़र कह, हर ज़बान कह उठी मोहतरम शुक्रिया। इस पुरनूर महफिल को
रौनक बख्शने के लिए हमारे जो मेहमान बैठे हैं, ये शेर उनके लिए भी था। और सबसे पहले तो मैं खुदाए बरतर का शुक्र अदा करती हूँ कि इतनी अच्छी महफिल को हमें करने के लिए उनकी तरफ से, खुदा की तरफ से हमें मदद मिली है, या फिर हम कह सकते हैं कि खुदा का हमें एक बहुत बड़ा हौसला मिला है कि हम ये तकरीब को कर पाए। और यहाँ पर बैठे हुए तमाम मेहमानान, असातिज़ा और हमारी हेड मिस्ट्रेस साहिबा और मौजूद यहाँ पर तदरीसी और गैर तदरीसी तमाम स्टाफ, वालिदैन, तमाम का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। और तमाम मेहमानों के लिए एक शेर और ये भी कहना चाहूँगी कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। शुक्रिया। होता है, मैं आप तमाम मेहमानान से मौदबाना गुजारिश करती हूँ कि वो खड़े हो जाएं कौमी तराना के लिए।